सो देखिए नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहा था आपसे। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी होता क्या है कि एट द सेम वाटर कंटेंट, इवन एट द सेम वाटर कंटेंट, आपका जो सॉइल है उसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो जाता है, सॉरी उसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट भी उसकी स्ट्रेंथ में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। उसके कुछ रीजन, एक रीजन आपको जस्ट बताया था मैंने कि भाई होता क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है पार्टिकल्स का, तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ का लॉस हो जाता है, एंड दैट लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ इज परमानेंट। दैट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज परमानेंट, वो स्ट्रेंथ का जो लॉस होता है वो परमानेंट होता है, दैट स्ट्रेंथ लॉस इज परमानेंट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा, जहां पे कल थे उसी से आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू द, नेक्स्ट लिखो ड्यू टू द, सेकंड पॉइंट लिखो, उसमें एक रीजन आपको लिखा दिया था, फर्स्ट रीजन आपसे डिस्कस किया था, सेकंड रीजन लिखो जरा, सेकंड रीजन लिखो, ड्यू टू द रीओरिएंटेशन, ड्यू टू द रीओरिएंटेशन of the water molecules, due to the reorientation of water molecules, due to the reorientation of the water molecules, due to the reorientation of the water molecules around the solid particles, 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 because of the reorientation of the water molecules around the solid particles, around the solid particles। अब जस्ट यहाँ पे एक बात समझना आप, होता क्या है कि आप एक बात देखिएगा जरा कि क्या होता है यहाँ पे आपका, कि जैसे लेटर सपोज आपकी कोई सॉइल मास है, ठीक है, सॉइल है आपके पास में। अच्छा रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला है कि ड्यू टू द रीओरिएंटेशन, ड्यू टू द रीओरिएंटेशन, ड्यू टू द रीओरिएंटेशन, ड्यू टू द रीओरिएंटेशन of water molecules, due to the reorientation of water molecules, due to the reorientation of water molecules around the solid particles, around the solid particles, due to the reorientation of the water molecules around the solid particles, around the solid particles, around the solid particles, due to the reorientation of the water molecules around the solid particles। ये है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द सॉलिड पार्टिकल्स। सो ये सेकंड पॉइंट था आपके पास में। अब नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है बोलने का, कि जैसे लेटर सपोज आपके पास में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या है आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सब सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन सॉलिड पार्टिकल्स के आसपास आप मान लो लेटर सपोज कोई वाटर है, इनके आसपास क्या है, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स के आसपास क्या है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे ये बताओ जो मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपको बनाकर दिखा रखे हैं सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, ये एक्चुअली कौन से टाइप का, ये कौन सा वाटर है। आपको सॉइल में कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाटर बताए थे, कौन से टाइप के, ये कौन सा वाटर है, ये कौन से वाला वाटर है, ये कौन से वाला वाटर है, कई तरह के वाटर, एड्सॉर्ब्ड वाटर है, यस ये कौन सा वाटर है, ये एड्सॉर्ब्ड वाटर है। अब मुझे बताओ यस एड्सॉर्ब्ड है, एड्सॉर्ब्ड भी दो तरह का होता था, एड्सॉर्ब्ड वाटर भी दो तरह का था। एड्सॉर्ब्ड वाटर दो तरह की लेयर हो सकती थी, एड्सॉर्ब्ड भी आपको बताया था दो तरह का होता है, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा होता है फिल्म वाटर। एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, दूसरा था फिल्म वाटर। मुझे वो बताओ, वो एड्सॉर्ब्ड वाटर का लेयर जो कि जस्ट एकदम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, जो कि जस्ट एकदम पार्टिकल के कांटेक्ट में है, उस लेयर को उसको क्या बोलते हैं, जो कि जस्ट एकदम पार्टिकल के कांटेक्ट में है उसको क्या बोलते हैं, उस लेयर को हाइग्रोस्कोपिक। एंड जो उससे थोड़ा दूर होगा उसके पीछे जो लेयर आपका प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्म वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्म वाटर, उसको फिल्म वाटर कहते हैं। होता क्या है कि जब इस सॉइल के ऊपर, ये सॉइल है आपकी, यहाँ पे क्या है, कुछ वाटर प्रेजेंट है, लेट अस सपोज ये क्या है आपके पास में, ये क्या है, वाटर है, एड्सॉर्ब्ड वाटर है, एड्सॉर्ब्ड वाटर है, ये एड्सॉर्ब्ड वाटर है। जिस समय पे इनके ऊपर लोडिंग अप्लाई करवाई आपने, आपने क्या करा, आपने इसको रिमोल्ड कराने की कोशिश करी, रिमोल्ड कराने की आपने इसको कोशिश करी, मतलब आपने इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई कराई, आपने इसको रिमोल्ड करने की कोशिश करी, आपने इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करी। तो जब आप इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करोगे, जब आप इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करोगे, होता क्या है, बिकॉज ऑफ दैट
रिमोल्डेड, रिमोल्ड करने की जो हमारी टेंडेंसी, हम जो उसको रिमोल्ड करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट लोडिंग, उस लोडिंग की वजह से होता क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो इन पार्टिकल्स के आसपास हैं, ये क्या हो जाते हैं, कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, कुछ हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वाटर के, जो इन पार्टिकल्स के ऊपर हैं, या फिर मान लो यहाँ पे बीच में कहीं है, इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सिंस ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही डिस्टर्ब होंगे, जैसे ही इनका ओरिएंटेशन चेंज होगा, सॉइल में आपको कुछ हद तक क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ का लॉस देखने को मिलता है। सॉइल में आपको कुछ हद तक स्ट्रेंथ का लॉस देखने को मिलता है। अब हुआ क्या, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन चेंज हुआ, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन चेंज हुआ, लेकिन वो ओरिएंटेशन चेंज करके इन्होंने एक नया ओरिएंटेशन अटेन कर लिया। यानी कि इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इन्होंने अपना ओरिएंटेशन चेंज करा, ओरिएंटेशन चेंज करके ये कुछ नई पोजीशन में चले गए, ये कुछ नई पोजीशन में चले गए। तो जिस समय पे इनका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा होगा, जिस समय पे इनका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा होगा, उस समय पे होगा क्या, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। अब क्या मैंने यहाँ पे वाटर कंटेंट चेंज करा, क्या मैंने यहाँ पे वाटर चेंज किया है, क्या मैंने यहाँ पे वाटर चेंज करा, नहीं, यहाँ पे मैंने वाटर कंटेंट चेंज नहीं करा। आई हैवंट चेंज दी वाटर कंटेंट, मैंने यहाँ पे वाटर कंटेंट चेंज नहीं करा, वाटर कंटेंट चेंज नहीं करा। जस्ट क्या हुआ है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है। अब ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद में, ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद उन्होंने एक नई पोजीशन को अटेन कर लिया, उन्होंने एक नई पोजीशन को अटेन कर लिया, नया ओरिएंटेशन उन्होंने अटेन कर लिया। तो जिस समय पे ओरिएंटेशन चेंज होगा, जिस समय पे ओरिएंटेशन चेंज होगा, उस समय पे स्ट्रेंथ का लॉस होगा, जिस समय पे ओरिएंटेशन चेंज होगा, उस समय पे आपको स्ट्रेंथ का लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन जब एक पार्टिकल नई पोजीशन में पहुंच जाएंगे ना, लेकिन जब पार्टिकल एक नई पोजीशन में पहुंच जाएंगे, उस समय पे वो उसी नई पोजीशन में स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज, जस्ट मैंने क्या करा, मैंने आपको क्या करा कि एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन में बिठा दिया। मैंने क्या करा, आपको एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन में बिठा दिया, ठीक है। अब जब आपकी पोजीशन में चेंज कर रहा था, जब मैं आपकी पोजीशन चेंज कर रहा था, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ का लॉस वहां पे हुआ। लेकिन जब मैंने आपको उठा के एक दूसरी पोजीशन में बिठा दिया, अब आप ये कोशिश करोगे कि मैं उस नई पोजीशन में ही स्टेबल हो जाऊं, अब मैं उस नई पोजीशन में ही स्टेबल हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि ये जो ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से जो स्ट्रेंथ का लॉस होता है, लॉस बिल्कुल होता है। लेकिन जिस समय पे पार्टिकल नई पोजीशन में पहुंच जाते हैं, वो उसी पोजीशन में स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह सकते हो आप, ये कह सकते हो आपकी कुछ ना कुछ ये जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है ना, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिएंटेशन, ये रिकवर हो जाता है आपका। ये क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, यानी कि एक तरह से रिकवरेबल होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने की वजह से जो हुआ था वो रिकवरेबल नहीं था, लेकिन ये कुछ हद तक रिकवर होने का टेंडेंसी रहती है। सो सेकंड रीजन था आपके पास में, क्या लिखा है आपने कि ड्यू टू द रीओरिएंटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू द रीओरिएंटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द वाटर, अराउंड द सॉलिड लेयर्स। ठीक है, ये रिकवरेबल होता है, रिकवर कर जाता है, ठीक है, रिकवर कर जाता है। सो आपके पास में सेंसिटिविटी है क्या, वो बता दिया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता दिया आपको कि भाई रिमोल्ड करने पे कितना लॉस ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज पता लगती है आपको सेंसिटिविटी टर्म से, कितना चेंज ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है एट द सेम वाटर कंटेंट। रिमोल्ड करने पे ये चीज आपको पता लगती है सेंसिटिविटी की हेल्प से। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको इतना तो पता लगा कि जो हमारा स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है, स्ट्रेंथ का जो लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द रिमोल्डिंग, बिकॉज ऑफ द रिमोल्डिंग, जो स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है, जब आप रिमोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जो स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है, उसमें से सर्टेन पार्ट तो रिकवर कर जा रहा है, उसमें से सर्टेन पार्ट तो रिकवर कर जा रहा है, लेकिन कुछ पार्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है, कुछ पार्ट उसमें से रिकवर नहीं कर पा रहा है, कुछ पार्ट उसमें से रिकवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब अगर कुछ पार्ट उसमें से रिकवर नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिकवर भी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रिकवर भी कर रहा है, यानी कि कुछ लॉस्ट स्ट्रेंथ जो हुई है सॉइल की जो स्ट्रेंथ लॉस हुई है, उस लॉस्ट स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट क्या कर रही है, सॉइल रिकवर कर रही है। ठीक है, ऐसा ही तो हो रहा है ना भाई, स्ट्रेंथ का जो लॉस हुआ, उस लॉस्ट स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट सॉइल क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। एंड दैट प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से, या फिर वो प्रॉपर्टी जिसमें कि सॉइल अपना जो लॉस्ट स्ट्रेंथ है ना, उसका कुछ पार्ट रिकवर कर रहा है, जिसमें कि सॉइल अपना लॉस्ट स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट रिकवर कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ थिक्सोट्रॉपी, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ थिक्सोट्रॉपी, उसको थिक्सोट्रॉपी कहते हैं, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज अ थिक्सोट्रॉपी। इसीलिए आपने एक कॉमन सा आपने देखा होगा कहीं पे कि लेटर सपोज आप कोई क्ले सॉइल के ऊपर आप कोई क्ले सॉइल के ऊपर कोई फाउंडेशन डाल रहे थे। सपोज करो आप क्ले सॉइल के ऊपर कोई फाउंडेशन डाल रहे हो, तो आपने एक ऑब्जर्वेशन करी होगी, जब आपने फाउंडेशन डालने के लिए वहां पे एक्सकवेशन किया ना, जब आपने क्ले के ऊपर फाउंडेशन डालने के लिए वहां पे एक्सकवेशन करा, एक्सकवेशन डालने के बाद में आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उस एक्सकेवेटेड सॉइल को ऐसे ही छोड़ देते हो, ऐसे ही पड़ा रहने देते हो आप उसको एज इट इज फील्ड में। आपको अगर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का आइडिया होगा तो आपने देखा होगा कि जब आप लेटर सपोज आप कोई क्ले पे फाउंडेशन डाल रहे हो,
तो क्ले पे फाउंडेशन डालने के लिए आपने क्ले को एक्सिबिट करा, एग्जीबिशन करोगे, जब आप उसका एग्जीबिशन करोगे तो वहां पे सेंसिटिविटी की वजह से स्ट्रेंथ का लॉस होगा। लेकिन आप क्या करते हो, एग्जीबिशन करने के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए आप उस क्ले को एज इट इज छोड़ दोगे। उसको एज इट इज छोड़ने का उसका रीजन क्या है, क्यों हम उसको एज इट इज छोड़ रहे हैं फील्ड में? आपने एग्जीबिशन करके उसको छोड़ दिया ऐसे, क्यों? सो दैट इट कैन रिगेन इट्स, यस, इसका रीजन यही है कि वो अपना कुछ स्ट्रेंथ को दोबारा से रिगेन कर ले, कि वो अपनी कुछ स्ट्रेंथ को दोबारा से क्या कर ले, रिगेन कर ले, यही इसका रीजन होता है। ठीक है, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कुछ हद तक क्या कर ले, रिगेन कर ले, यही इसका रीजन होता है इनका। ठीक है, चलिए। सो सेंसिटिविटी क्या है, इसके रीजन क्या रहते हैं, स्ट्रेंथ के लॉस के, वो आपने डिस्कस कर लिया। जस्ट मेरे साथ में एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाइए, एक टेबल बनाओगे आप, एक टेबल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन सेंसिटिविटी, डिस्क्रिप्शन एंड द सेंसिटिविटी, डिस्क्रिप्शन एंड द सेंसिटिविटी लिखोगे, यहाँ पे लेस देन 1, यहाँ पे लिखो 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड मोर देन 16। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या रहेंगी यहाँ पे लिखो, इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिव हो गया है, ये क्या हो गया आपके पास में, नॉर्मल या फिर लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव। थर्ड क्या हो गया आपके पास में, मीडियम सेंसिटिव, मीडियम सेंसिटिव हो गया। नेक्स्ट हो गया आपके पास है एक्स्ट्रा, या फिर आप बोल दो हाईली सेंसिटिव, एक्स्ट्रा बोल दो या फिर हाईली सेंसिटिव बोल दो, हाईली सेंसिटिव। और लास्ट क्या है आपके पास में, अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये कुछ आपके पास टेबल था। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन था आपको, डिस्क्रिप्शन बताया कि भाई इस तरह से अलग अलग सेंसिटिविटी वैल्यूज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने सॉइल को अलग अलग नाम दे सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिविटी वैल्यूज के बेसिस पे। क्लियर है, सो ये आपके पास में आ गया। क्लियर है, तो लेस देन 1 पे आप बोल देते हो क्या, इसको इनसेंसिटिव बोल देते हो, इनसेंसिटिव बोल दोगे। ठीक है, देन आपका नॉर्मल या फिर लेस सेंसिटिव होता है, देन आपका क्या होगा, मीडियम सेंसिटिव होगा, देन क्या होगा, हाईली सेंसिटिव होगा या फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगा, एंड आफ्टर दैट क्या रहेगा आपके पास में, आफ्टर दैट आपके पास में रहेगा अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा आपके पास में, अनस्टेबल रहेगा। इन दी एंड क्या होगा आपके पास में, अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है सबको टेबल? टेबल क्लियर है, बना लिया सबने? ओके, बना लिया सबने ना? ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास में। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट जो आपके पास में रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या रहेगा, मैंने आपको थिक्सोट्रॉपी के बारे में बताया, थिक्सोट्रॉपी के बारे में बताया, उसको दिखा देते हैं। ठीक है, उसी सेम पॉइंट को लिखेंगे जो आपने थिक्सोट्रॉपी का डिस्कशन करा है, उसको लिख लेते हैं एक बार, हेडिंग डालो जरा, थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी लिखो, थिक्सोट्रॉपी हेडिंग डाल के, थिक्सोट्रॉपी, राइट डाउन द हेडिंग, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी, ठीक है, थिक्सोट्रॉपी लिखो, इसमें एक पॉइंट लिखो जरा, थिक्सोट्रॉपी में एक पॉइंट लिखो, थिक्सोट्रॉपी में लिखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले, 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 it is a property of the clay by virtue of which, by virtue of which, it is a property of the clay by virtue of which they regain, by virtue of which they regain, by virtue of which they regain, they regain a part of, a part of their, a part of their, a part of their, a part of their lost strength, a part of their lost strength. So it is a property of clay by virtue of which they regain a part of their lost strength due to remolding, due to remolding, due to remolding, due to remolding. Okay, due to remolding when when left, when left alone, when left alone, when left alone
when left alone for particular time interval, 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 when left alone for particular time intervals, ठीक है। so when left alone for particular time interval, when left alone for particular time interval, बोलो डेफिनेशन लिख ली सबने थिक्सोट्रॉपी की। क्या होता है थिक्सोट्रॉपी? बोलो। ओके, सो थिक्सोट्रॉपी क्या है आपका कि वो प्रॉपर्टी बेसिकली द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ जिसकी हेल्प से आपका जो क्ले सॉइल है वो अपनी लोएस्ट स्ट्रेंथ को कुछ कुछ पार्ट गेन करने की कोशिश करता है। उसका लोएस्ट स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट वो गेन करने की कोशिश करता है कि जब आप उसको कुछ पार्ट कुछ टाइम के लिए एज इट इज छोड़ दो फील्ड में, व्हेन लेफ्ट अलोन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अभी मैंने आपको बताया था कि आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे तो जैसे आपने एक्सिबिशन करा उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जिससे उसके स्ट्रेंथ का जो लॉस हुआ है वो उसका कुछ पार्ट रिगेन कर ले, उसका कुछ पार्ट वो रिगेन कर ले, ये रीजन होता है। ठीक है, सो थिक्सोट्रॉपी के बारे में हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, एक्टिविटी हो चुका आपके पास में, आपने डिस्कस कर लिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट्स आपने डिस्कस कर लिए, इंडेक्सेस आपने डिस्कस कर लिए। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में आ रही है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करनी है, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी आपके पास में रहेगा श्रिंकेज रेशियो। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में ना, इसके बारे में कल मैंने आपको बोला था कि हाँ श्रिंकेज रेशियो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सो द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी व्हाट, श्रिंकेज रेशियो। आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे? आर से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे? आर से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आर की है श्रिंकेज रेशियो। इसके बारे में डिस्कस करते हैं श्रिंकेज रेशियो के बारे में। सो नेक्स्ट टर्म जो आपको डिस्कस करना है, नेक्स्ट ऑफ द टर्म विल बी व्हाट, श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो नेक्स्ट है आपके पास में, श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो। ठीक है, लिखो इसमें जरा पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। एक डेफिनेशन लिख लो पहले इसका, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। लिखो, इट इज रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of a volume change in a soil mass, it is a ratio of a volume change in the soil mass, it is a ratio of, it is a ratio of a volume change, of volume change, it is a ratio of a volume change in the soil mass, in the soil mass expressed, 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 expressed as a percentage of dry volume, 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 expressed as a percentage of dry volume to the to the to the to the corresponding change in water content, to the corresponding change in water content, to the corresponding change in water content, to the corresponding change in water content above shrinkage limit, above shrinkage limit, above shrinkage limit, above shrinkage limit। सो ये है आपके पास में। सो क्या डेफिनेशन है कि इट इज अ रेशियो ऑफ अ चेंज इन द वॉल्यूम of a volume change in a given soil mass expressed as a percentage of its dry volume to the corresponding change in the water content above the shrinkage limit। देखो समझो बात को जरा, क्या है, क्या है श्रिंकेज रेशियो? आर से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, होता क्या है? लेट अस सपोज ये आपने सैंपल कंसीडर किया, देखिएगा ये आपके पास लिमिट्स हैं, वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट्स हैं जो होती हैं। ये कंडीशन था,
है ना, ये कंडीशन था आपके पास सॉइल का। अब देखो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, ये पता है आपको, ये क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज श्रिंकेज लिमिट, ये है आपके यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट है, ये श्रिंकेज लिमिट है। एंड श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज वीडी एक्चुअली, ये वीडी है, ड्राई वॉल्यूम, आप जानते हो इस चीज को। मैं अब यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट शो नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको प्लास्टिक लिमिट शो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको लिक्विड लिमिट शो कर रहा हूँ। मैंने इससे आगे कोई दो डिफरेंट वाटर कंटेंट्स लिया, एक मैंने W1 लिया और दूसरा वाटर कंटेंट मैंने लिया W2। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पे मैंने आपको शो कर दिया क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट है, ये वॉल्यूम है BD। अब इससे आगे मैंने दो वाटर कंटेंट कंसिडर करे, एक W1 है, दूसरा वाटर कंटेंट क्या है, W2 है। इस W1 पे जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम एट दिस वॉल्यूम जो है W1 पे, ये है वॉल्यूम एट द W1 दैट इज V1, ये V1 है। वॉल्यूम एट द W2 इज व्हाट, वॉल्यूम एट द W2 इज व्हाट, VD, सॉरी V2, ये V2 है, ये V2 है। सो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, आप इसका मीनिंग समझो डेफिनेशन का। श्रिंकेज रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ change in volume, it is a ratio of change in volume expressed as a percentage of dry volume, it is a ratio of change in volume expressed as a percentage of dry volume। अब पहले तो मुझे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, देखो जब आप यहाँ पे वाटर कंटेंट W1 पे हो, आप वाटर कंटेंट W2 पे हो, W1 से W2 पे आने के लिए, W1 से W2 पे जब आप आओगे तो क्या सॉइल में वॉल्यूम का चेंज होगा, जब आप W1 से W2 पे आओगे तो क्या सॉइल में वॉल्यूम का चेंज होगा, W1 से W2 पे जब हम आएंगे सॉइल में वॉल्यूम का चेंज होगा, सॉइल में वॉल्यूम का चेंज होगा। अब मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि ये जो वॉल्यूम का चेंज हुआ है, W1 से W2 तक आने में जो वॉल्यूम का चेंज हुआ है, इस वॉल्यूम के चेंज को इसके ड्राई वॉल्यूम के परसेंटेज के टर्म्स में लिख के बताओ, इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम के चेंज को इसके ड्राई वॉल्यूम के परसेंटेज के टर्म्स में लिख के बताओ क्या होगा। दैट चेंज इन द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम विल बी व्हाट, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD लिख सकते हैं क्या, क्या ये चेंज इन वॉल्यूम एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम है, इनटू 100 कर लो, क्या ये चेंज इन वॉल्यूम इन परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम है, इन टर्म्स ऑफ द ड्राई वॉल्यूम है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। सो ये रेशियो है किसका, ये रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। आपने चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट, कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट। सो ये पूरा आपका न्यूमरेटर है, ये क्या है, न्यूमरेटर है, V1 माइनस V2 इज अपॉन VD, ये क्या है, न्यूमरेटर है, इस रेशियो का न्यूमरेटर है V1 माइनस VD, सॉरी V1 माइनस V2 बाई VD इज द न्यूमरेटर ऑफ दैट रेशियो, जिस रेशियो की हम बात कर रहे हैं श्रिंकेज रेशियो की, उस रेशियो का ये न्यूमरेटर है जस्ट। चेंज इन वॉल्यूम एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, ये न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या था, टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट, कितने कोरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ वाटर कंटेंट पे आपका ये चेंज निकल कर आया वॉल्यूम का, वाटर कंटेंट का चेंज कितना है, W1 माइनस W2, ये फॉर्मूला आ गया आपका श्रिंकेज रेशियो का। बता दीजिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, क्या फॉर्मूला है श्रिंकेज रेशियो का, बोलो, आया समझ में, होगा क्या, V1 माइनस V2 बाई VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। रिपीट कर देता हूं मैं, देखो जरा, मीनाक्षी आपने डेफिनेशन पढ़ा, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है, यहाँ पे इसका पूरा आप लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द corresponding change in water content, to the corresponding change in water content। पहले तो मुझे आप ये बताओ, आपको ये जो डेफिनेशन आपने लिखी है नोट्स में, आपने जो डेफिनेशन लिखी है नोट्स में, उस डेफिनेशन का मीनिंग पढ़ के समझ में आ रहा है, उस डेफिनेशन का मीनिंग आ रहा है पढ़ के समझ में कि यही लिखा है अपने नोट्स में सबने, आपने नोट्स में यही लिखा है सबने कि इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। सर तो आया पर होता क्या है वो नहीं आया, आया बट होता क्या है वो नहीं आया, आया लेकिन होता क्या है वो नहीं आया। आपने डेफिनेशन पढ़ा, इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम एक्सप्रेस एज ए परसेंट ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट, इनका रेशियो होता है। अब आप जस्ट पहले यहाँ पे न्यूमरेटर देखो, इस रेशियो का न्यूमरेटर क्या है,
ये जो श्रिंकेज रेशियो आपने लिखा है इसका न्यूमरेटर क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, ये तो न्यूमरेटर है। सो न्यूमरेटर लिखो आप पहले यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम एज ए परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम अबव द श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट से ऊपर, आप श्रिंकेज लिमिट से ऊपर हो कहीं वाटर कंटेंट W1 पे, ठीक है, एक दूसरा वाटर कंटेंट आपने कंसिडर करा क्या, W2, आप श्रिंकेज लिमिट से आगे किसी एक वाटर कंटेंट पे हो W1 पे, ठीक है, इससे ही पास में आपने दूसरा वाटर कंटेंट कंसिडर करा है कि W2, और ये दोनों के दोनों वाटर कंटेंट आपके श्रिंकेज लिमिट से ऊपर है। इस W1 के कोरस्पॉन्डिंग आपने वॉल्यूम लिया V1, W2 के कोरस्पॉन्डिंग आपने वॉल्यूम लिया V2, ठीक है। अब आप सपोज करो कि अगर आप W1 से W2 की तरफ आ रहे हो, जब आप W1 से W2 की तरफ आ रहे हो तो होगा क्या, इस सॉइल का वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज करेगा, द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल विल चेंज, या फिर आप कहो कि डिक्रीज करेगा। सो ये है क्या कि कितना चेंज आपकी सॉइल की वॉल्यूम में हुआ है, कितना चेंज आपकी सॉइल की वॉल्यूम में हुआ है, उस चेंज को आप एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम एक्सप्रेस करो, उस चेंज को आप एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम एक्सप्रेस करो। सो कितना चेंज हुआ है, V1 से VD, सॉरी V1 से V2 तक क्या हो गया, ये चेंज हो गया है, V1 माइनस V2 इज द वैल्यू ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम। अब इसको आपने इसके ड्राई वॉल्यूम के परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि डिवाइडेड बाय द VD टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, यानी कि जो वॉल्यूम का चेंज हुआ है ना, ये जो वॉल्यूम का चेंज हुआ है V1 से V2 तक, ये कितने वाटर कंटेंट को चेंज करने पे हुआ है, W1 से W2 को चेंज करने पे ही तो हुआ है, वाटर कंटेंट को चेंज करने पे, ये चेंज W1 से W2 चेंज करने पे ही तो हुआ है वाटर कंटेंट को। बोलो क्लियर है क्या डेफिनेशन, ये फॉर्मूला आया समझ में, कैसे लेकर आ रहे हैं फॉर्मूला, बताइए। कोई इसमें दिक्कत है, MNAXI कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। अभी ये क्लियर हुआ, ओके चलो, सो क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया क्या है, ये श्रिंकेज रेशो होता है, इसका मतलब है श्रिंकेज रेशो। अब देखो जरा, सिंपल है कि भाई श्रिंकेज लिमिट से ऊपर, सबसे पहली बात तो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप कहाँ पे हो, आप श्रिंकेज लिमिट से ऊपर हो, आप श्रिंकेज लिमिट से ऊपर हो, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट से नीचे तो वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। श्रिंकेज लिमिट से ऊपर कितना वाटर कंटेंट को चेंज करने पे कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इस चीज का पता लग रहा है आपको। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो आपको क्या पता लग रहा है कि कितना वाटर कंटेंट चेंज करने पे कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, कितना वाटर कंटेंट चेंज करने पे कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इस चीज की जानकारी मिल रही है आपको विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो। कैसे, आपने W1 से W2 तक वाटर कंटेंट चेंज करा, आपने W1 से W2 तक वाटर कंटेंट चेंज करा, कितना वॉल्यूम का चेंज हुआ है, इतना वाटर कंटेंट चेंज करने पे V1 माइनस V2 चेंज हुआ है बस। सो कितना वाटर कंटेंट चेंज करने पे कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इस चीज की जानकारी मिल रही है आपको विद द हेल्प ऑफ द श्रिंकेज रेशो। अब लेटर सपोज मैं यहाँ पे केस कंसिडर कर लूँ, मैं यहाँ पे केस कंसिडर करूँ, सपोज करो आप यहाँ पे कहाँ पे थे, W1 है, लेटर सपोज आपका ये W1 है, आपके पास में W1 है, ठीक है, W1 है। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे ये जो W2 पॉइंट आपने कंसिडर करा था, इस W2 पॉइंट को अगर बाई चांस में इस W2 वाले पॉइंट को इस श्रिंकेज लिमिट पर ही कंसिडर कर लूं, अगर मैं इस W1 तो आपका एज इट इज है ही, W1 आपका एज इट इज है, अगर मैं इस W2 वाले पॉइंट को श्रिंकेज लिमिट पर ही कंसिडर कर लूं, इन दैट केस आपका फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, इन दैट केस आपका फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा वो देखो जरा। आपने क्या करा कि जो W2 था ना, W2 को आपने श्रिंकेज लिमिट पे ही कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, yes, W2 will become equal to what? It will become equal to shrinkage limit, ये shrinkage limit बन जाएगा आपका, W2 क्या बन जाएगा, shrinkage limit बन जाएगा, एंड V2 क्या हो जाएगा, V2 will become equal to VD, V2 will become equal to VD, V2 हो जाएगा VD के बराबर। क्लियर है, अब लिखो फॉर्मूला, shrinkage ratio will be what, V1 minus VD, V1 minus VD divided by VD, divided by VD upon W1 minus WSH into 100%, ये आ जाएगा। ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला क्लियर है कि अगर आपने W2 WSH को ही कंसिडर कर लिया, W2 आपने किसको कंसिडर कर लिया, WSH को ही कंसिडर कर लिया, इन दैट केस कैसे आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होगा उसकी बात बताइए आप। तो क्या होगा, V1 माइनस VD बाई VD अपॉन W1 माइनस WSH, अपॉन W1 माइनस WSH होगा आपके पास में। बोलो क्लियर है क्या, ये क्लियर है वाला पॉइंट। चलो, तो ये श्रिंकेज रेशो के बारे में था, क्या बता रहा है,
कि कितना वाटर कंटेंट चेंज करने पे कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इसी चीज जानकारी मिल रही है आपको विद द हेल्प ऑफ द श्रिंकेज रेशियो, विद द हेल्प ऑफ द श्रिंकेज रेशियो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले टॉपिक में, इसमें जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज थी आपकी सॉइल की, आपने अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंडेक्सेस होते हैं, अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं यूनिट वेट को पता करने के लिए जो करते हैं, आपका प्लास्टिक लिमिट को कैसे पता करते हैं, लिक्विड लिमिट को कैसे पता करते हैं, श्रिंकेज लिमिट को पता कैसे करते हैं, ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड, अलग अलग तरह के टेस्ट जो भी थे वो आपने डिस्कस कर लिए सारे के सारे। नाउ सैंड बाथ मेथड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सारे टेस्ट आपके हो गए हैं। अब कुछ ये एक और टॉपिक है आपका जिससे कि क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे थ्योरी में, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी का पार्ट और बचा हुआ है अभी, इसका थ्योरी का पार्ट पहले एक बार कवर कर लूँ, फिर आपसे आराम से कल की क्लास जो होगी आपकी, कल की पूरी क्लास आपकी क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए रहेगी सिर्फ। ठीक है, कल पूरी की पूरी क्लास में मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। कल की पूरी क्लास आपकी गामा डी बाय आर इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा टू, इसका डेरिवेशन करवाना है आपको। ठीक है, मैं डेरिवेशन करा दूंगा इसका ना, इसका डेरिवेशन दे दूंगा मैं आपको कि कैसे होता है। ठीक है, डेरिवेशन इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन हम आपको करा देंगे कि कैसे होता है। बाकी कल की जो पूरी की पूरी क्लास रहेगी इसका, वो कल आपकी पूरी की पूरी क्लास न्यूमेरिकल के लिए रहेगी सिर्फ। कुछ क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर में से भी कुछ क्वेश्चन होंगे आपके 2-4। इससे अलावा जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके पास में, उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कल आपके साथ में, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक, सो कल का पूरा टाइम रहेगा आपका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो डेरिवेशन में इसका मैं आपको करा दूंगा, बट इससे पहले एक टॉपिक स्टार्ट करो जो मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करना चाहता था आज। डेरिवेशन तो 5 मिनट का काम है, वो मैं आपसे करा के कभी भी दे दूंगा आपको डेरिवेशन इसका। ठीक, वो डेरिवेशन एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको। सर हमारे प्रॉब्लम भी ऐड कर लीजिएगा, हमारे प्रॉब्लम भी ऐड कर लीजिएगा। कौन से प्रॉब्लम्स हैं आपके, आपके प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स कौन से हैं बताओ। मैंने आपको बोला भी था कि जो भी मतलब आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे भेज सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली स्क्रीन शेयर का वो दिक्कत आ रही है, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप मुझे भेज देना, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। देखो आपके पास अब सफिशिएंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए मैटर आ चुका है। आपका जो भी कोई किसी तरह का डाउट है, जो भी किसी तरह का आपको कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल में, आप क्या करना, सब लोगों के लिए मैं चीज बोल रहा हूँ, सभी लोगों के लिए मैं चीज बोल रहा हूँ, किसी को भी अगर कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल में अगर किसी को भी कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं आपके भी प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए मैसेज है कि किसी का भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर लग रहा है कि सर हाँ ये न्यूमेरिकल में दिक्कत है, या फिर इस टॉपिक में दिक्कत है, इस न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है कोई, तो आप लोग मुझे मैसेज डाल देना। ठीक है, कल जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे क्लास में, तो वही सेम न्यूमेरिकल्स हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा न्यूमेरिकल में। ठीक, नंबर मैंने आपसे शेयर कर ही रखा है, हर स्टूडेंट के पास में है, तो कोई प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल में तो आप शेयर कर लेना मेरे से क्वेश्चन। ठीक, मैसेज डाल देना मुझे उस क्वेश्चन का, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। चलो एक जरा क्वेश्चन लिखो, वो सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक टॉपिक देखते हैं हम जरा। ठीक है, एक टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चन उससे आते रहते हैं। क्वेश्चन आपके टॉपिक क्या है आपके पास में, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स। सो द टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास में कुछ अलग अलग तरह की सॉइल प्रेजेंट है, आपके पास में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स प्रेजेंट है, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब ये जो सॉइल हम डिस्कस करेंगे, उन सॉइल्स को बेसिकली अलग अलग प्रॉपर्टी वो सॉइल शो करते हैं, अलग अलग बिहेवियर वो सॉइल शो करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, आपने उन सॉइल्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है, अलग अलग नाम आपने उन सॉइल का रखा हुआ है। लाइक किसी का ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है, कोई कैसे फॉर्म हो रहा है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है ना, किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में, जिनके बेसिस पे आपने उन सॉइल्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया, तो इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है। सम ऑफ द सॉइल्स, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, अलग अलग सॉइल अलग अलग तरह से बनता है, अलग अलग सॉइल अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म हुआ है, आपके पास कुछ अलग अलग तरह की सॉइल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा जरा। लेट अस सपोज जैसे कि
आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हो सकते हैं। सॉइल में बी ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ द विंड, सॉइल में बी ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, सॉइल में बी ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट पॉसिबल है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट पॉसिबल है आपके पास में सॉइल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो लेट अस सपोज आपका कोई सॉइल फॉर्म हुआ, आपका कोई सॉइल फॉर्म हुआ। सॉइल फॉर्म कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग आपकी सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल फॉर्म होने के बाद में, सॉइल फॉर्म होने के बाद में वो किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट हो गई। सॉइल फॉर्म हुआ किसी रॉक पे एंड वहां से वो किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट हो गई। ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं जो कि अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है? क्या बोलते हैं इनको? इस तरह की सॉइल को क्या बोलते हैं जो कि अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है? बोलो, क्या बोलते हैं इस तरह की सॉइल्स को जो कि अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से? ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स बोलते हैं। यस, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या रहा होगा? कोई ना कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होगा। वहां पे क्या होगा? कोई ना कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया कि भाई सॉइल फॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ द वेदरिंग एक्शन, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग एक्शन आपका सॉइल फॉर्म हुआ। लेकिन वो जो सॉइल फॉर्म हुआ है वो बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी रीजन की वजह से वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होकर चला गया। इस तरह की सॉइल को आप बोलते हो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट विंड था, अगर वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट विंड था जो कि सॉइल को ट्रांसपोर्ट करा कर लेकर गया है एक जगह से दूसरी जगह पे, देन दैट पर्टिकुलर सॉइल जो कि ट्रांसपोर्ट हुई है बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड, दैट टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज एओलियन सॉइल। इस तरह की सॉइल को आप क्या बोलते हो? एओलियन सॉइल बोलते हो। तो इन सॉइल्स की, जिन भी सॉइल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिन भी सॉइल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन सॉइल के आपको बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। इन सॉइल के आपको बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए कि हाँ किस सॉइल की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी उठा के आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैंने आपसे फर्स्ट टाइप की सॉइल के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? एओलियन सॉइल के बारे में, एओलियन सॉइल के बारे में आपको बताया, एओलियन सॉइल। सो एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल को मैंने आपको क्या बताया? एओलियन सॉइल किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हुई? ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है इसके पीछे? इसके पीछे कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट लगा हुआ है? इसके पीछे विंड। इसके पीछे कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है? एयर लगा हुआ है। इसके पीछे कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है? विंड है, विंड है। सो दैट टाइप ऑफ द सॉइल जो कि ट्रांसपोर्ट हुई है बिकॉज ऑफ द विंड, दैट इज कॉल्ड एज द एओलियन सॉइल। उसको एओलियन सॉइल आप कहते हो। अब ये क्वेश्चन भी है आपका, ये क्वेश्चन भी है आपका, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आने के चांसेस हैं इस तरह के सॉइल्स के। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज आपको हर एक सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल मैंने आपको बताया क्या? एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल क्या हो रहा है इसके इसके बारे में जस्ट एक आपको लाइन डिस्कस करनी है। क्या? ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, दैट सॉइल इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। ये किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होती है? दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट याद रखिएगा कौन सा होता है? विंड होता है। विंड इज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। इनफैक्ट आप याद भी रख सकते हो, विंड मतलब बेसिकली एक तरह से एयर, ब्लोइंग एयर। विंड मतलब क्या है? ब्लोइंग एयर, एयर है एक तरह से। अब यहाँ पे आप इसका वर्ड उठा के देखो, ये एओ, ये एओ वर्ड उठा के देखो, क्या ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं क्या? दोनों के दोनों, एओ एयर, ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं। एओ एयर मतलब कुछ सेम सा ही है ना? सो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो। एओ, एओ मतलब क्या? एयर, एंड मतलब क्या? विंड एक तरह से। इसका मतलब क्या है? एक तरह से विंड है। क्लियर है? इसका मतलब है एक तरह से विंड। चलिए, तो ये फर्स्ट टाइप की सॉइल आपसे डिस्कस करिए। फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल इज एओलियन सॉइल। फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल इज व्हाट? एओलियन सॉइल। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। द सेकंड विल बी ग्लेशियल सॉइल। द सेकंड विल बी ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल। अब ये क्या है आपका? ये जो ग्लेशियल सॉइल है, जैसे एओलियन सॉइल ट्रांसपोर्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द विंड, ग्लेशियल सॉइल किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होगा? आइस की वजह से ट्रांसपोर्ट होगा, ग्लेशियर्स या फिर आइस। इसी के बेसिस पे इसका नाम भी आ रखा है, इसी के बेसिस पे इसका नाम भी आया हुआ है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे? सिंपल सा आपका पॉइंट क्या आता है कि ट्रांसपोर्टेड बाय द, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस या फिर ग्लेशियर्स। ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस या फिर ग्लेशियर्स। अब होगा क्या? जब आइस मेल्ट करेगा या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो होगा क्या? वो ट्रांसपोर्ट करा के लेके आएंगे पार्टिकल्स को। एंड दैट टाइप ऑफ द सॉइल विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर्स, इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियल सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियल सॉइल। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आया आपके पास में क्या? थर्ड, थर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ द सॉइल जो आपके पास में है,
that type of the soil will be what? Colluvial soil. Colluvial soil, या फिर आप इसी को कह सकते हो क्या? टेलस भी कह सकते हो. That is also called as a talus. So colluvial soil या फिर इसको हम talus भी कहते हैं. देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, लेट अस सपोज मैंने कोई एक यहाँ पे इस तरह से रॉक कंसीडर किया. आपको पता है सॉइल किसकी वजह से फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स आपका सॉइल फॉर्म होता है. लेट अस सपोज यहाँ पे कोई सॉइल बनी, यहाँ पे क्या हुई, कोई सॉइल फॉर्म हुई, इस तरह से कोई यहाँ पे सॉइल फॉर्म हुई. अब होगा क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या है? सॉइल के पार्टिकल्स हैं. ये जो यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा? इनका खुद का वेट एक्ट कर रहा होगा. इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या एक्ट करेगा? इनका खुद का वेट एक्ट करेगा. एंड बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, अपने खुद के वेट की वजह से, या फिर आप बोल दो ग्रेविटी की वजह से. वेट बोलने का मतलब क्या है? ग्रेविटी. एक तरह से वेट सिंपली मींस ग्रेविटी. वेट का मतलब क्या है? ग्रेविटी. ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से या फिर अपने खुद के वेट की वजह से ये क्या करेंगे? इस तरह से क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या? और ट्रांसपोर्ट करके क्या इनकी टेंडेंसी होगी क्या यहाँ पे डिपॉजिट करने की? ऐसे बोलो, ये पॉइंट आया समझ में? यस. सो दैट टाइप ऑफ द सॉइल, इस तरह की सॉइल को विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी, जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, या फिर अपने खुद के वेट की वजह से, दैट टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द कोलुवियल सॉइल, या फिर आप इसको कहते हो टेलस. टेलस आप इसको कहते हो. ठीक है. सो ये क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट हुआ किसकी वजह से? कोलुवियल सॉइल. ये ट्रांसपोर्ट हुआ बाय ग्रेविटी. इसके यहाँ पे लिखोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप लिख सकते हो क्या? ऑन वेट भी तो लिख सकते हो. ऑन वेट भी आप लिख सकते हो. ऑन वेट भी आप इसको लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ऑन वेट. ऑन वेट भी आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, ऑन वेट भी लिख सकते हैं. सो दैट टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द कोलुवियल सॉइल. इसको कहते हैं कोलुवियल सॉइल कहते हैं, फिर इसको टेलस कहते हैं. अब मुझे बताओ, तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गए हैं. सबसे पहले आपने डिस्कस करा एओलियन सॉइल के बारे में. एओलियन सॉइल क्या है? इट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड. ग्लेशियल सॉइल क्या होता है? विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस या फिर ग्लेशियर्स. कोलुवियल सॉइल या फिर टेलस क्या होता है? विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज, या फिर आपका ऑन वेट की वजह से सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, जो कि सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है. अब मैं आपको बताऊं, ये जो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स है ना, ये जो मोस्ट ऑफ द आपके सॉइल्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द आपके सॉइल्स हैं, ये सॉइल्स एओलियन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल्स या फिर कोलुवियल सॉइल जनरली फिजिकली वेदर्ड सॉइल होते हैं. जनरली कैसे होते हैं? फिजिकली वेदर्ड सॉइल होते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलता है कि एओलियन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, ये सब कैसे होते हैं? ये फिजिकली वेदर्ड सॉइल होते हैं. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, कोई सॉइल किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, कोई सॉइल किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है, इसके बेसिस पे आपने उसको अलग अलग नाम दे दिया. विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ, एओलियन सॉइल बोल दिया. आइस या ग्लेशियर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ, ग्लेशियल सॉइल बोल दिया. ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर ऑन वेट की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ, उसको आपने कोलोवियल सॉइल बोल दिया. फिर टेलस आपने उसको बोल दिया. फिर आपने उसको कोलोवियल या फिर टेलस सॉइल आपने उसको बोल दिया. आई थिंक यहाँ तक का पॉइंट सभी को क्लियर है. यहाँ तक का पॉइंट सभी को क्लियर है. नाउ एक आता है आपके पास में ड्रिफ्ट. एक आता है आपके पास में, जब यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं. सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट जो आपके पास में रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में रहेगा क्या? ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट क्या होता है? देखो जरा, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको. प्रोसेस ऑफ generation of soil, the process of generation of soil from glaciers is called drift. That is called as the drift. इसको drift कहते हैं. That is called as a drift. So the process of the generation of the soil, the process of the generation of the soil from the glaciers is called as the drift. Drift is related what? It is related to the ice. ये related है किसके साथ में? ice के साथ में ही related है एक तरह से. So the process of the formation of the soil from the glaciers. आपको भी पता है glaciers भी क्या करा सकते हैं? weathering करा सकते हैं. Glaciers may also lead to the weathering. Glaciers की हेल्प वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल फॉर्म हो रही है, ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल फॉर्म हो रही है, द प्रोसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल फॉर्म हो रही है, उस सॉइल के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं. सो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद आइस. आइस के साथ ही तो रिलेटेड है ड्रिफ्ट.
ये किसके साथ रिलेटेड है? आइस के साथ में ही ये रिलेटेड है। सो फर्स्ट आपने डिस्कस किया एओलियन सॉइल के बारे में, ट्रांसपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ द विंड। ग्लेशियल सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस या फिर ग्लेशियर्स। नेक्स्ट आपने डिस्कस करा कोलोवियल सॉइल या फिर टेलस के बारे में, आपको बताया ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ट्रांसपोर्ट होगा या फिर आपका ओन वेट की वजह से ट्रांसपोर्ट होगा। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द ग्लेशियर्स, इसको कहते हैं क्या? इसको ड्रिफ्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए मुझे ये बताओ, ये चारों क्लियर है आपको? अब ये इंपॉर्टेंट टाइप के सॉइल हैं आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, इनके बारे में आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी इनकी पता हो, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा इसी तरह से कि किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके एक तरह से, ये सब क्या है? एक तरह से क्वेश्चन ही है आपके। सो बताओ यहाँ तक क्लियर है सब? ये सभी क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है न्यू व्हाइट बोर्ड, कुछ और तरह की। हाँ अभी आने तो दो, वर्षा आने दो, आगे एलुवियल सॉइल के बारे में भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे एलुवियल के बारे में भी, ठीक है। अभी हमने इसको खत्म कहाँ करा है? अभी हमने इसको कोई खत्म थोड़ी करा है, बताओ। खत्म नहीं करा ना? अभी तो बहुत सारे डिस्कस करने हैं, अभी तो बहुत सारे डिस्कस करने हैं, मोर देन 10 टाइप हो जाएंगे आपके पास, 10 से ज्यादा टाइप्स हो 10 से ज्यादा टाइप्स हो जाते हैं। अभी तो जस्ट 3-4 डिस्कस किए हैं, 10 से ज्यादा टाइप हो जाएंगे, वन बाय वन सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। सो मुझे बताओ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ टेलस, टेलस कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होगा? टेलस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है? टेलस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन सा होगा? सेल वेट होगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? सेल वेट होगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एओलियन में कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है? एओलियन में कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है? एयर होगा, ठीक है, एयर होगा। ग्लेशियल में कौन सा होगा? ग्लेशियल में, ग्लेशियल में ग्लेशियर्स होंगे। अब मुझे बताओ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होगा? डेफिनेशन डिफाइन कैसे करा है हमने ड्रिफ्ट को? डिफाइन कैसे करा है? The process of the formation of the process of the generation of the soil from the glaciers. The process of generation of the soil from the glaciers is called as a drift. Process of the generation of the soil, soil generate होने के process को glaciers के through, that is called as a generation from the generated from glaciers. Yes, clear है? So ये यहाँ तक आपको clear है? So now next type की soil के बारे में discuss करते हैं। Next to the soil जो आपको discuss करना है, that is fifth actually, marl soil. तो next to the soil जो हम discuss करेंगे, that is marl soil. ये marl soil है, MERL क्या है? मार्ल, मार्ल सॉइल, मार्ल सॉइल है। अब देखिएगा मार्ल सॉइल का मतलब क्या है? मार्ल सॉइल का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास जो ओशन वगैरह के आसपास का एरिया होता है, समुद्र के आसपास का, आइसलैंड वगैरह के आसपास का जो एरिया होता है, आइलैंड वगैरह के आसपास का जो एरिया होता है, समुद्र वगैरह के आसपास का जो एरिया होता है, होता क्या है कि वहां पे जो मिट्टी होती है ना, वहां पर जो सॉइल होती है, उसमें क्या होता है उस सॉइल में कि जब आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो कि प्लांट्स, जो कि एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो कि जनरली पानी में रहने वाले जो एनिमल होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, या फिर जो आपको ओशन वगैरह के आसपास, समुद्र के आसपास के जो रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो होता क्या है कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी है वो तो डिकम्पोज कर जाती है, बॉडी उनकी डिकम्पोज कर जाती है। बॉडी डिकम्पोज करने के बाद में उनके जो बोन्स होते हैं, उनके बोन्स उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। समझो आप बात को, सॉइल थी, अब एक्वेटिक एनिमल जो थे, समुद्र के आसपास के जो रहने वाले जानवर थे, या फिर आप मान लो कि आइलैंड वगैरह के आसपास के जो जानवर थे, जब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में होता क्या है, उनकी बॉडी डिकम्पोज कर जाएगी और उनकी जो बोन्स होती हैं, उनकी बोन्स क्या करती हैं, उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती हैं। जब उनकी बोन्स सॉइल के अंदर मिक्स हुई, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन क्या होता है, बढ़ जाता है। सॉइल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन बढ़ जाता है। आप मुझे बताओ, अगर सॉइल के अंदर बोन्स आके मिक्स होंगे तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ेगा? क्या कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ेगा? कैल्शियम कंटेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सो यही क्या है, ये आपको समझ में आया। सो ये जो हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, ये जो हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, दैट कैल्शियम, हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल which is formed after the death of aquatic animals, which is formed after the death of the aquatic animals, that type of the soil is called as a marl soil. इसी सॉइल को कहते हैं marl soil। that type of the soil is called as a marl soil, इसको marl soil कहते हैं। सो इसमें क्या है, एक जस्ट लाइन पकड़ के चलनी है आपको कि क्या है, हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल होता है।
दैट इज एक्चुअली हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल। अब कैल्शियम कार्बोनेट आया कहाँ से, उसके बारे में आपको बता दिया कहाँ से आता है। लिखो इसमें पॉइंट, पॉइंट लिखो, पॉइंट, पॉइंट लिखो, क्या होता है माल्ट सॉइल के बारे में, पॉइंट लिखो। लिखो फाइन ग्रेन्ड, लिखो फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल of marine origin, of marine origin, of marine origin, of marine origin, MARINE, of marine origin, and is formed due to, and is formed due to, and is formed due to, and is formed due to decomposition of the bones, and is formed due to decomposition of the bones, and is formed due to the, and is formed due to decomposition of the bones of aquatic animals, of aquatic animals, of aquatic animals, of aquatic animals। so यहाँ पे क्या याद रखोगे आप, हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, इट इज एक्चुअली हाईली कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल। कैसे आता है वो आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे खुद से देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्ल लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्ल, MARL, मार्ल, क्या लिखा है, मार्ल लिखा है। क्या से साउंड कर रहा है, मार, ऐसे तो साउंड कर रहा है ना, मतलब मर। और यहाँ पे कौन मर गए हैं, एनिमल्स मर गए हैं। तो एनिमल्स के मरने के बाद में सॉइल के अंदर उनकी बोन्स क्या हो गए, मिक्स हो गए, जिससे हाईली कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट उसके अंदर बढ़ गया। ऐसे निकाल सकते हो आप, मतलब ना, मार्ल मतलब यस, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो लॉजिक। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल जो आपके पास में है, सिक्स आएगा आपके पास में, क्या लीजिए, आई गया आपका ना, एलुवियल सॉइल आ गया, ठीक है, एलुवियल सॉइल आ चुका आपके पास, एलुवियल आ गया ना, एलुवियल आ गया। देखो जरा एलुवियल सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल है क्या, इसके बारे में समझो। इसमें एक पॉइंट लिख लो पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट लिख लो जस्ट, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखो, इट इज अ सॉइल विच इज डिपोजिटेड, इट इज ए सॉइल विच इज डिपोजिटेड, लिखो, इट इज ए सॉइल विच इज डिपोजिटेड, विच इज डिपोजिटेड, it is a soil which is deposited from suspension, it is a soil which is deposited from suspension, from suspension, it is a soil which is deposited from suspension in running water, in running water, in running water। और जो रनिंग वाटर आपने लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो एलुवियल सॉइल किससे रिलेटेड है, रनिंग वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। सो क्या लिखा आपने डेफिनेशन यहाँ पे, इट इज अ सॉइल विच इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन, डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, ये आपने डेफिनेशन लिखा है। अब यहाँ पे जस्ट आप मतलब समझो, हुआ क्या कि वही आपका ये रोक था, ये रोक था आपका, यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ, सॉइल फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपका सॉइल फॉर्म हुआ। अब ऊपर से सपोज करो कि वाटर फ्लो करके आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर आपका फ्लो करके आ रहा है, वाटर फ्लो करके आ रहा है, तो वो वाटर क्या करेगा, वो वाटर क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को अपने साथ आगे कैरी करेगा, वो वाटर इन पार्टिकल्स को आगे क्या करेगा, अपने साथ में आगे कैरी करेगा, आगे कैरी करेगा। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स इसके साथ में वाटर के साथ फ्लो करके आ रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ में, किस वाटर, ये वाटर कैसा है, दैट वाटर इज एक्चुअली रनिंग वाटर, ये वाटर कैसा है, वाटर के साथ में फ्लो करके आ रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ में फ्लो करके आ रहे हैं। होगा क्या, अब होगा क्या कि जो पानी यहाँ से आ रहा है ना फ्लो करके, एक्चुअली में यहाँ पे फ्लो का वेलोसिटी बहुत हाई है, क्योंकि रोक जो है, ये जो रोक है, इसका स्लोप बहुत हाई था, स्लोप हाई था तो वेलोसिटी काफी हाई था। लेकिन जैसे ही आपका रोक, जैसे ये आपका, सॉरी, जैसे ये वाटर आपका प्लेन रीजन में एंटर करेगा, जैसे ये वाटर आपका प्लेन रीजन में एंटर करेगा ना, जैसे ये वाटर आपका प्लेन रीजन में एंटर करेगा, तो होगा क्या, तो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली प्लेन रीजन में आ चुका है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है, इस वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से, इस वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से ये क्या है, रिवर है, ये है आपका एक रिवर, ये क्या है, एक आपका रिवर है, दैट इज अ रिवर। रिवर मतलब फ्लोइंग वाटर है, रिवर का मतलब क्या है, फ्लोइंग वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, रनिंग वाटर है। यहाँ पे लिख लो, ये कैसा वाटर है,
रनिंग वाटर है, दैट इज रनिंग वाटर। एक्चुअली ये रनिंग वाटर था। अब होगा क्या, जैसे ये रनिंग वाटर, यहाँ पे रनिंग वाटर है, ये प्लेन रीजन में एंटर करा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल क्या करने लग जाएंगे, ये पार्टिकल्स इसके आसपास ना बैंक्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये पार्टिकल आसपास इसके बैंक्स पे, किनारों पे क्या होने लग जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इसके आसपास किनारों पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन, विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। मुझे ये बताओ, ये जो सॉइल आ रही थी फ्लो करके, ये जो सॉइल आ रही थी फ्लो करके, ये क्या सस्पेंशन में थी क्या? ये सॉइल पानी के साथ में फ्लो करके आ रही है, क्या सस्पेंशन में थी? सॉइल आ रही है पानी के साथ में फ्लो करके, क्या सस्पेंडेड फॉर्म में ही तो रही होगी ना? ठीक है, ये सस्पेंडेड फॉर्म में थी, ये क्या है, नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में थी। ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में ही तो थी। डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन, अब डेफिनेशन पढ़ो। डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन, इट इज अ सॉइल व्हिच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन में से डिपॉजिट हो गई है, किसके अंदर, रनिंग वाटर के अंदर। रनिंग वाटर में तो डिपॉजिट हो गई। देखो ये वाटर कैसा था, ये कैसा था वाटर, ये रनिंग वाटर था, रनिंग वाटर में आके डिपॉजिट हो गई। सो दैट टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज व्हाट, एलुवियल सॉइल। इसको क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बस ये याद रखना, रनिंग वाटर। सो वो सॉइल जो कि आपकी सस्पेंशन में से डिपॉजिट हो गई रनिंग वाटर के अंदर आकर, यानी कि रिवर वगैरह के अंदर आकर डिपॉजिट हो गई, इसके बैंक्स में मिलेगी आपको, रिवर बैंक के आसपास देखने को मिलेगी। दैट टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल। इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आएगा, अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं आपसे दूसरा बोल रहा हूँ कि एक आएगा आपके पास में क्या, लैकोस्ट्राइन सॉइल। एक सॉइल होगी लैकोस्ट्राइन सॉइल। It is a soil which is deposited from suspension. It is a soil which is deposited from suspension in the fresh still water. In the still water. In the still water. Definition का मतलब आया दूसरे वाली का समझ में। Alluvial soil. It is a soil which is deposited from the suspension in the running water. And lacustrine soil क्या है? It is a soil which is deposited from the suspension in the still water. In the still water. मतलब कि जो कि आई और आकर डिपॉजिट हो गई किसके अंदर, स्टिल वाटर के अंदर डिपॉजिट हो गई, मतलब लेक्स में डिपॉजिट हो गई। यस, लेक्स में डिपॉजिट हो गई। दैट टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज लैकोस्ट्राइन सॉइल। इसको कहते हैं लैकोस्ट्राइन सॉइल, इसको कहते हैं। सो अगर फ्रेश रनिंग वाटर में हुआ तो एलुवियल बन गया, और स्टिल वाटर का केस हो गया तो क्या बन गया, लैकोस्ट्राइन सॉइल हो गया। अब यहीं पे मैं अगर केस कंसीडर कर लूं किसका, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन द ओशंस, इन द ओशंस, तब क्या करोगे, ऐसा भी तो केस हो सकता है। इट इज ए सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन द ओशंस, ओशन में आके डिपॉजिट हो जाए, ओशन में डिपॉजिट होने लग जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो मरीन सॉइल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो मैरीन सॉइल बन जाएगा। उसको क्या बोल दोगे, मैरीन सॉइल बोल दोगे। तो ये तीनों के बीच के डिफरेंसेस आए समझ में आपको, मैरीन सॉइल, लेगोस्ट्राइन सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। रनिंग वाटर एलुवियल है ना, लेक स्टिल वाटर लेगोस्ट्राइन, मरीन ओशंस ओशन में। क्लियर है, सो ये समझ में आता है। सो क्या है इसमें लिखो नेक्स्ट, एलुवियल के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया स्टेटमेंट। नेक्स्ट का लिखो, सिक्स है ना, सिक्स जस्ट कितने डिस्कस हो चुके हैं, सिक्स हो चुके हैं डिस्कस। सेवंथ लिखो, सेवंथ के बारे में लिखो। सेवंथ होगा आपके पास क्या, LACUS, लैकोस्ट्राइन सॉइल। लैकोस्ट्राइन सॉइल के बारे में लिखो। इट इज द सॉइल, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन, इट इज द सॉइल, it is the soil which is deposited from suspension, it is the soil which is deposited from suspension, it is the soil which is deposited from suspension in fresh still water of lakes, in fresh still water of the lakes, in fresh still water of the lakes। क्लियर है, इसको लेकोस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। सो जस्ट अगर रनिंग वाटर था, अगर रनिंग वाटर था, फ्रेश रनिंग वाटर था, दैट मींस एलुवियल है। अगर आपको बोला कि भाई फ्रेश रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर वाला केस है, दैट मींस क्या रहेगा यहाँ पे, एलुवियल होगा। यहाँ पे क्या होगा, एलुवियल होगा, एलुवियल होगा। और अगर यहीं पे क्या हो जाए आपके पास में, अगर यहाँ पे आ जाए स्टिल वाटर दैट वी विल कॉल एज लैकोस्ट्राइन सॉइल। लैकोस्ट्राइन सॉइल, अब देखो जरा, ये जो लेक्स लिखा है ना यहाँ पे, लेक्स, ये लेक्स एंड ये लेकोस, लेक, कुछ साउंड सिमिलर साउंड कर रहे हैं क्या दोनों, क्या दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं,
यस सिमिलर साउंड कर रहे हैं दोनों, ठीक है सिमिलर साउंड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखो, एट्थ लिखो, एट्थ लिखो जरा। एट्थ क्या है आपके पास में? एट्थ होगा, एट्थ होगा आपके पास में मैरीन सॉइल। एट्थ रहेगा मरीन सॉइल, एट्थ विल बी मैरीन सॉइल। एट्थ होगा क्या? मैरीन सॉइल होगा, मैरीन सॉइल, मरीन सॉइल होगा। इट विल बी मरीन सॉइल। लिखो इसमें मरीन सॉइल में, इट इज द सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन, it is the soil deposited from suspension, it is the soil deposited from suspension, deposited from suspension, it is the soil deposited from suspension in sea water, in sea water। ठीक है ये हो जाएगा, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन द सी वाटर। इसको क्या कहेंगे? मरीन सॉइल कहेंगे, मरीन। इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन द सी वाटर। सो मुझे बताइए, ये 8 टाइप के सॉइल आपने डिस्कस कर लिए हैं, 8 टाइप ऑफ द सॉइल्स वी हैव डिस्कस्ड। आई थिंक ये सारे आपको याद हो गए, ये सारे के सारे टाइप के सॉइल आपको याद हो गए क्या? ये सारे तरह के सॉइल याद हो गए आपको? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर करना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उनके आंसर करना जरा। अब पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट फर्स्ट लेटर लिख दिया करो, एक दो वर्ड लिख दिया करो शुरू का, उससे भी समझ में आ जाएगा मुझे। मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, उनके आंसर करना आप जरा। सो फर्स्ट मुझे आप ये बताओ, मुझे बताओ मार्ल्ड सॉइल, मार्ल्ड सॉइल, मार्ल्ड, मार्ल्ड सॉइल क्या प्रॉपर्टी थी? मार्ल्ड सॉइल कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, यस करेक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ये इसकी प्रॉपर्टी थी, क्लियर है। सो कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास में क्या आया? ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन होगा? ग्लेशियल सॉइल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन होगा? आइस, ग्लेशियल होंगे, ग्लेशियर्स होंगे, आइस होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होगा ग्लेशियर या फिर आइस। नेक्स्ट आपसे मैं पूछूंगा कि भाई बताओ मुझे एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल के लिए कौन है? विंड है, विंड है, एओलियन सॉइल के लिए कौन है? विंड है, यस करेक्ट है, विंड होगा। नेक्स्ट मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट मुझे ये बताओ अब, टेलोस, टेलस के लिए कौन है? टेलस, टेलस ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, टेलस के लिए कौन होगा? ग्रेविटी होगा, टेलस के लिए होगा ग्रेविटी। अब नेक्स्ट मुझे आप ये बताओ, ग्रेविटी होगा ठीक है, मुझे ये बताओ जरा, एलुवियल, एलुवियल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल रनिंग वाटर, यस फ्रेश रनिंग वाटर, रनिंग वाटर हो जाएगा, रनिंग वाटर हो जाएगा बिल्कुल। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के साथ में कौन सी सॉइल रिलेटेड है? स्टिल वाटर के साथ कौन सी सॉइल रिलेटेड है? स्टिल वाटर के साथ लेकोस्ट्राइन सॉइल, यस लेकोस्ट्राइन सॉइल रिलेटेड है, लेकोस्ट्राइन। अब मुझे बताओ मरीन सॉइल, मरीन सॉइल, मरीन सॉइल सी वाटर, यस मरीन रिलेटेड होगा, किसके साथ? सी के साथ में, मरीन इज रिलेटेड विद द सी, सी के साथ रिलेटेड है। कोलुवियल, कोलुवियल, कोलुवियल ग्रेविटी सिंपल। कोलुवियल के बारे में क्या है फिर से? कोलुवियल के बारे में फिर से आपके पास में क्या है? सिंपल रहेगा क्या? ग्रेविटी, ग्रेविटी रहेगा। चलिए सो नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल जो आपके पास में रहेगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल्स, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, नाइन्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो द नाइन्थ वन विल बी व्हाट? नाइन्थ टाइप ऑफ द सॉइल इज व्हाट? लोएस, LOE, लोएस सॉइल, ये है। सर लेक तक सॉइल रिवर से आ जाएगी ना? सर लेक तक सॉइल रिवर से ही आ जाएगा, एक सेकेंड। हाँ मनीषा आपने पूछा है सर लेक तक सॉइल रिवर से ही आ जाएंगी ना? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि रिवर के थ्रू ही वो फ्लो करके आए, और भी तो रास्ता हो सकता है आने का उसका, उसका आने का और भी रास्ता हो सकता है। जैसे कि सपोज करो, एक और रास्ता हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है? क्या हो सकता है? बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश के बाद क्या होगा? कुछ वाटर इवेपोरेट करेगा, कुछ वाटर जमीन के अंदर चला जाएगा, कुछ वाटर जमीन के अंदर चला जाएगा, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, कुछ एक्सेसिव वाटर रन ऑफ के फॉर्म में ग्राउंड के ऊपर भी तो फ्लो करेगा। कुछ वाटर एक्सेसिव वाटर जो होगा वो ग्राउंड के ऊपर भी तो फ्लो करेगा, जिसको रन ऑफ बोलते हो, जिसको रन ऑफ कहते हो, इसको रन ऑफ कहते हैं ना, रन ऑफ, रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ मतलब दैट एक्सेस पार्ट ऑफ द वाटर जो कि ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा। जब वो रन ऑफ ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा, जब वो रन ऑफ ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा, तो वो रन ऑफ जो है वो क्या सॉइल पार्टिकल को कैरी नहीं करेगा क्या अपने साथ में? वो रन ऑफ क्या सॉइल पार्टिकल को कैरी नहीं करेगा अपने साथ में? वो उनको कैरी करेगा अपने साथ।
वो उनको कैरी करेगा और कैरी करा के उनको कैरी करा के वो क्या उनको लेक में डिपॉजिट करवा सकता है? वो कैरी करा के क्या उनको लेक में डिपॉजिट करवा सकता है? बिल्कुल, यस। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आपके पास में क्या है? नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास लॉइस सॉइल। नेक्स्ट ऑफ द सॉइल विल बी लॉइस सॉइल। लॉइस सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखो, एक पॉइंट लिखो इसमें पहले, इसमें एक पॉइंट लिखो इसके बारे में, उसके बाद डिस्कस करें लॉइस के बारे में। एक पॉइंट लिखिएगा जरा लॉइस के बारे में। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, uniformly graded wind blown silt, uniformly graded wind blown silt, cemented by cemented by cemented by cemented by cemented by calcium compounds, cemented by calcium compounds, cemented by calcium compounds, and is highly and is highly and is highly and is highly collapsible soil. रिपीट कर रहा हूं मैं, uniformly graded wind blown silt, uniformly graded wind blown silt, uniformly graded wind blown silt, cemented by calcium compounds, cemented by calcium compounds, cemented by calcium compounds, and is highly collapsible in nature, and is highly collapsible in nature, highly collapsible in nature, highly collapsible in नेचर एंड इज हाईली कोलैप्सिबल इन नेचर। अब इसके बारे में समझो। लॉइस सॉइल, सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक तरह से यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट है, मतलब ये किसकी कैटेगरी है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट बोला आपको, मतलब ये कौन सी सॉइल की कैटेगरी है? ये एक सिल्ट की ही कैटेगरी है। ये किसकी कैटेगरी होती है? सिल्ट की कैटेगरी है। इट इज अ कैटेगरी ऑफ सिल्ट। आपको लिखा है ना क्लियर कट, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। ये किसकी कैटेगरी है? सिल्ट की कैटेगरी है। जिसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जिसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? इसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? विंड इसको ट्रांसपोर्ट करिए। इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन? विंड इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट होता है, विंड इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सिल्ट की ये कैटेगरी है। सीमेंटेड बाय कैल्शियम कंपाउंड्स। अब इसमें एक पॉइंट है आपके पास में इंपॉर्टेंट, क्या है इस सॉइल के अंदर, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल कि इसके अंदर आपको कैल्शियम कंटेंट देखने को मिलता है। टाइप ऑफ एओलियन ही हुआ सर, ये टाइप ऑफ एओलियन ही हुआ, हाँ उसी का टाइप मान लो एक तरह से। यस बिल्कुल, विंडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसी का टाइप है एक तरह से, विंडी इसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यस करेक्ट है। सो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कैल्शियम कंपाउंड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको कुछ हद तक कैल्शियम कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर इसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर इसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड पाए जाते हैं, तो क्या इसके अंदर कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टी होंगी? क्या इसके अंदर कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टी होंगी क्या? इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, मतलब इसके पास में कुछ ना कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टी। हम जिन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रखा है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रखा है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भाई सीमेंट होता है, सीमेंट, सीमेंट होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन देता है इसके अंदर? लाइम, CaO, मतलब क्या है यहाँ पे? कैल्शियम है इसके अंदर। सीमेंट है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन देता है? लाइम देता है, लाइम देता है इसको बाइंडिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या है यहाँ पे? कैल्शियम है, देखो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। सो होता क्या है, अच्छा मैं एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। कैल्शियम है मतलब अगर सॉइल में, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर है। अगर कैल्शियम है तो उसके अंदर कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करे हैं पहले, उससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था मोंट मोरिलोनाइट होता है, मोंट मोरिलोनाइट होता है। एक्टिविटी मोंट मोरिलोनाइट की लगभग किस रेंज में होती थी? मोंट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी लगभग किस रेंज में होती थी? मोंट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी किस रेंज में होती थी? 1 से 7 के बीच में होती थी। इसकी एक्टिविटी थी किस रेंज में? 1 से 7 के रेंज में होती थी। 1 से 7 के रेंज में होती थी इसकी एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी 1 से 7 के रेंज में थी। अब मोंट मोरिलोनाइट भी दो तरह का हो सकता है। मोंट मोरिलोनाइट भी दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कैल्शियम मोंट मोरिलोनाइट, और दूसरा होता है सोडियम मोंट मोरिलोनाइट।
एक होता है कैल्शियम मोनोमोल्यूनाइट और दूसरा होता है सोडियम मोनोमोल्यूनाइट। मुझे आप ये बताओ, कैल्शियम मोनोमोल्यूनाइट में एंड सोडियम मोनोमोल्यूनाइट में दोनों में से ज्यादा एक्टिविटी कौन से की होगी, कैल्शियम की या फिर सोडियम की? अब जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया, मुझे इसका मतलब इससे मुझे यहाँ पे रिलेट करके बताओ। कैल्शियम के बारे में अभी आपको बताया, इसको रिलेट करके बताओ थोड़ा। यहाँ पे सोडियम की होगी बिल्कुल। क्या बोला आपने, कैल्शियम बोल रहे हो? अरे सोडियम की होगी। किसकी होगी? सोडियम की होगी। कैल्शियम तो बाइंड कर रहा है उसको। कैल्शियम ने जब उसको बाइंड कर लिया तो कैल्शियम उसको थोड़ी दूर दूर जाने देगा, वॉल्यूम चेंज होने थोड़ी देगा कैल्शियम। कैल्शियम तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है ना। बोलो भाई, कैल्शियम तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। कैल्शियम अगर बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो वॉल्यूम चेंज थोड़ी होने देगा इतना इजीली। वो इतना इजीली वॉल्यूम चेंज नहीं होने देगा ना। अगर वो वॉल्यूम चेंज होने नहीं दे रहा है, दैट मींस ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा सोडियम में। सोडियम मोनोमोल्यूनाइट की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, उसकी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। चलो, तो ये समझ में आता है पॉइंट ना। सो हम डिस्कस कर रहे थे क्या होता है इसमें कैल्शियम कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, हाँ, जिसकी वजह से इसके पास कुछ ना कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, इस सॉइल के साथ एक दिक्कत ऑब्जर्व होती है। इसका बिहेवियर ऐसा है कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सॉइल मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आती है, जैसे ही ये सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ दिस सॉइल की, जैसे ही ये सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, द बाइंडिंग नेचर, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉइल इज लॉस्ट सडनली। इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसका जो बाइंडिंग एक्शन होता है, वो सडनली लॉस्ट हो जाता है। जैसे ये सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, इसका जो बाइंडिंग एक्शन होता है वो सडनली लॉस्ट कर जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, सडनली लॉस्ट करने की वजह से, लेट अस सपोज आपका यहाँ पे नीचे ये सॉइल प्रेजेंट है, नीचे सॉइल प्रेजेंट है, कौन से वाला, लोएस्ट सॉइल प्रेजेंट है। ऊपर कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, ऊपर कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, ऊपर कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है। अभी ये क्या कर रहा है, ये इसके वेट को आराम से सपोर्ट कर लेगा, ये इसके वेट को क्या कर लेगा, आराम से सपोर्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, द बाइंडिंग नेचर, द सीमेंटिंग नेचर इज लॉस्ट सडनली, जिसकी वजह से क्या कर जाएगा, ये सडनली कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने का मतलब आप समझते होंगे, धस जाएगा अंदर, कोलैप्स कर जाएगा, सडनली गिर जाएगी पूरी की पूरी। आया मतलब समझ में? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईली कोलैप्सिबल होता है नेचर में। कैसी है, हाईली कोलेप्सिबल है। तो आपको ये पॉइंट लिखा मिलेगा वहां पे, एसिडिस आपको ये पॉइंट मिलेगा, लिखा मिलेगा कि कोलेप्सिबल सॉइल मतलब लॉइस है। कोलेप्सिबल सॉइल मतलब किसकी बात हो रही है, लॉइस की बात हो रही है। सो कोलेप्सिबल इसलिए हो जाती है कि जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, दैट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज लॉस्ट सडनली, वो सडनली लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सडनली कोलैप्स कर जाता है। दैट इज कोलेप्सिबल नेचर। सो लॉइस से रिलेटेड आपको एक पॉइंट लिखा मिलेगा एग्जाम्स में, आपके बार बार लिखा मिलेगा पॉइंट, कैसी नेचर की होती है, हाईली कोलेप्सिबल नेचर की होती है। याद रखना है पॉइंट। मेन की पॉइंट जो है हर एक सॉइल से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। हर एक सॉइल से रिलेटेड जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हाईली कोलेप्सिबल सॉइल है, दैट इज हाईली कोलेप्सिबल सॉइल है। क्लियर है? चलिए, ये हाईली कोलेप्सिबल सॉइल है। सो नाइन्थ हो गया आपके पास में ना, नाइन टाइप्स ऑफ द सॉइल्स वी हैव डिस्कस्ड। नो, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नाउ टेंथ पे चलते हैं। टेंथ ऑफ द सॉइल विल बी व्हाट, एक आएगा आपके पास में क्या नेक्स्ट, लोम। लोम सॉइल, लोम सॉइल। देखो क्या होता है इसमें, एक लाइन लिख लो जस्ट, लोम में एक लाइन लिख लो, लोम के अंदर एक लाइन लिखो आप। लोम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, लिखो लोम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सो लोम क्या होता है, लोम सॉइल है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मिक्सचर ऑफ किसका, सैंड कोमा सिल्ट एंड क्ले का, यानी कि इन तीनों के मिक्सचर के लिए आपने एक टेक्निकल वर्ड निकाल दिया, क्या, लोम। लोम क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, इसको आप लोम बोलते हो। तो द मिक्सचर ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, द मिक्सचर ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड एज व्हाट, लोम सॉइल हम इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लोम सॉइल। सो लोम का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बोलो, आया समझ में लोम के बारे में? बोलो, लोम के बारे में आया समझ, लोम क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। चलो, अच्छा, 10 टाइप्स ऑफ द सॉइल मैं आपसे डिस्कस कर चुका, 10 तरह की सॉइल मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अभी कुछ और तरह के इसमें सॉइल बचे हुए हैं। हम इस डिस्कशन को आगे फर्दर कल कैरी करते हैं, ठीक है, इसको आगे कल कैरी करते हैं। थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है इस समय, मतलब कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा है कि जैसे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसको आगे कल कैरी करते हैं। ठीक, कल डिस्कस करेंगे आगे, आज यहीं पे क्लास रोक है। ओके, चलिए। सो ये आप इसको जो है रिवाइज कर लेना आराम से।
इन्हें रिवाइज कर लेना जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोल दिया है, क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन का आपका कैसा रहेगा। क्वेश्चन के लिए जो भी आपका कोई पर्सनल डाउट होगा, अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह है, कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे क्लास में, तो आपका अगर कोई न्यूमेरिकल है जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं उस न्यूमेरिकल को कल क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। बाकी नंबर मैंने आपसे सबसे शेयर कर रखा है, किसी को कोई डाउट लग रहा है किसी चीज में, क्वेश्चन में, आप मैसेज डाल देना, कल उस न्यूमेरिकल को मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे कल कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।